Co-powered by अनमोल बिस्किट्स। अनमोल बटर बिस्किट, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं फिक्र में आज की खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ। देखिए, पहली बड़ी खबर जो है उसको जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि फिक्र का पहला फोकस बांग्लादेश है। यहां हिंदू युवक उत्सव मंडल की लिंचिंग हुई है। मामला क्या है हम फिक्र फाइल्स में दिखाएंगे, लेकिन एक सवाल जरूर बनता है कि क्या हिंदुओं के लिए बांग्लादेश पाकिस्तान बनता जा रहा है? सोचिए जरा। इसके बाद हम आपको धर्म और जाति वाला कलेश दिखाएंगे। क्या वक्फ बिल पर क्यूआर वाला एजेंडा चलाया जा रहा है? इस सवाल को डिकोड करेंगे। सर्वे के नाम पर कैसे ओपिनियटेड ईमेल भिजवाए जा रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। यूपी में एनकाउंटर के बाद अब नियुक्तियों में जाति वाला सियासी एंगल ट्रेंड कर रहा है। इसकी वजह है अखिलेश यादव का एक बयान। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाए हैं कि यूपी में 100 में से 100 नियुक्तियां अपनों की हो रही हैं। अखिलेश यादव के इस स्टेटमेंट को इतिहास के नजरिए से भी समझेंगे। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया आखिरकार कांग्रेस में शामिल हो ही गए, ऐसा सबको लग रहा था, ऐसी चर्चा हो रही थी। तो आज अलग क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि दोनों विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। ये नहीं, सिर्फ विनेश फोगाट चुनावी दंगल में उतरेंगी, लेकिन पुनिया का प्लान क्या होगा और क्यों वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे। बीजेपी ने आज जम्मू कश्मीर के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से 25 वादे किए। बीजेपी के संकल्प पत्र में जम्मू में कितना बड़ा फैक्टर है या फिर इन वादों का घाटी में कितना असर हो सकता है, यह दिखाएंगे। और अब से थोड़ी देर पहले उमर अब्दुल्ला का एक बयान सुर्खियों में आ गया है। कल दिन भर वो ट्रेंड करने वाला, ऐसे संकेत मिल रहे हैं, उस पर चर्चा जरूर होगी। इसके बाद फिक्र बरेली की करेंगे। बहराइच के बाद यहां भी भेड़ियों का आतंक दिखा। यहां भेड़िए ने 3 लोगों पर जानलेवा हमला किया। और पेरिस से भारत के लिए शुभ समाचार है। अब पेरिस पैरालंपिक में पुरुष हाई जंप के इवेंट में प्रवीण कुमार ने गोल्ड मेडल जीत दिया है। इस तरह से भारत अब पेरिस ओलंपिक में 26 मेडल जीत चुका है, जो उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। लेकिन शुरुआत एक चिंताजनक खबर से। एक ऐसी खबर जिसके ऊपर एकदम सन्नाटा है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका तो झंडा बरदार है ना पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स का। आज सबसे पहले बांग्लादेश की हॉरर फाइल्स ओपन करने जा रहे हैं हम। इस हॉरर फाइल्स के सभी पन्नों में अल्पसंख्यक हिंदुओं से अत्याचार के मामले दर्ज हैं। बांग्लादेश में शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाले मोहम्मद यूनुस के राज में सरेआम हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। शेख हसीना के सत्ता से हटते ही हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों की भीड़ उन्मादी हो चुकी है और शेख हसीना को अपदस्थ कर सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने वाले कथित शांति दूत हिंदुओं से बेरहमी पर चुप हैं, खामोश हैं। नया मामला 15 वर्ष के, ध्यान से सुनिएगा, 15 वर्ष के उत्सव मंडल नाम के हिंदू युवक से जुड़ा है, जिसे पहले थाने बुलाया गया, फिर वहां हजारों कट्टरपंथियों की भीड़ पहुंची। युवक को थाने में ही बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। वीडियो एज एविडेंस हम आपको दिखाने वाले हैं। इस कदर मारा कि उत्सव मंडल की जान पर बनाई, वो अधमरा हो गया और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। लेकिन आरोप है कि जब यह हिंसा थाने में घुसकर की जा रही थी, तब वहां भीड़ को पुलिस वालों और सेना के जवानों की खुली छूट मिली हुई थी और उत्सव मंडल पर हमला करने से भीड़ को रोकने की रत्ती भर कोशिश नहीं हुई। इस घटना से जुड़े कुछ जरूरी सवाल। हिंदू युवक उत्सव मंडल पर कट्टरपंथियों ने क्या आरोप लगाए थे? उसे और उसके परिवार वालों को पुलिस घर से पकड़कर थाने क्यों लाई? पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश को भी अब हिंदुओं के लिए नरकिस्तान क्यों कहा जा रहा है? और क्या बांग्लादेश में अब किसी भी हिंदू का रहना सुरक्षित या महफूज नहीं है? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि वो बांग्लादेश का नाम बदलने पर विचार कर रही है। वहां शरिया कानून को पूरी तरह से लागू करने पर सोच रही है। उसकी चाहत है कि विकास के रास्ते पर चलने वाले बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बना दिया जाए। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ये उस देश का अंदरूनी मसला है, लेकिन यहां सवाल तो अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर है। बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं की इसमें क्या गलती है? उत्सव मंडल जैसे हिंदू युवकों के साथ बेरहमी क्यों की जा रही है? उत्सव मंडल एक छात्र है, वो 11वीं क्लास में पढ़ता है, उसके खिलाफ भीड़ जानवर क्यों हो गई, वो भी पुलिस स्टेशन के अंदर?
उत्सव मंडल की पिटाई से जुड़े कुछ वायरल वीडियोस आपको जरूर देखने चाहिए। दुनिया भर में मानवाधिकारों का झंडा उठाने वाले पश्चिमी देशों की चुप्पी भी है इस बार, और यह चुप्पी कई सवालों को जन्म दे रही है। सभी वीडियोस देखने से पहले आपको यह बता देते हैं कि यह मामला कहां का है और कब का है। बांग्लादेश में एक जगह है खुलना दक्षिण। 4 सितंबर की रात को यहीं पर डीसीपी के दफ्तर में पुलिस उत्सव मंडल को घर से उठाकर लाई थी, लेकिन पीछे पीछे कट्टरपंथियों की भीड़ भी आ गई। उसके बाद उत्सव मंडल के साथ जो कुछ किया गया उसका सबूत थाने के अंदर का यह मंजर है। डीसीपी के ऑफिस में जमीन पर बेसुध खून से लथपथ दिख रहा यही युवक उत्सव मंडल है। उसके ऊपर भीड़ का ताबड़तोड़ हमला हो रहा है। डीसीपी ऑफिस में उसके पैर को पकड़कर घसीटा जा रहा है। अब दूसरा वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। यह डीसीपी दफ्तर के बाहर का है। यहां उत्सव मंडल को जान से मार देने के लिए हुजूम इकट्ठा है। जोर जोर से मजहबी नारे लग रहे हैं। कट्टरपंथी पुलिस वालों से कह रहे हैं कि ये सिर्फ 10 मिनट के लिए उत्सव को हमारे हवाले कर दो, उसे सजा हम देंगे। अब तीसरा वीडियो भी देखिए। तीसरा वीडियो देखिए। ये उत्सव पर हमले से ठीक पहले का है। डीसीपी ऑफिस में उत्सव बैठा दिख रहा है। उससे कुछ बातचीत चल रही है। कुछ लोग वहां मौजूद पुलिस वालों से गुस्से में बात कर रहे हैं। शायद उत्सव से यह कहलवाया जा रहा है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ओए, यहाँ कैसे खड़ी की? पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या बिस्किट? पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। पार्किंग यार कहीं भी लगा ले। अब सुनिए उत्सव मंडल को किस आरोप में बेरहमी से पीटा गया। उत्सव मंडल पर ईश निंदा का आरोप लगाया गया है। उत्सव मंडल पर आरोप लगाए गए हैं कि उसने फेसबुक पोस्ट पर पैगंबर मोहम्मद के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उस पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगा है। इस मामले में उत्सव के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किए हैं। बांग्लादेश की आर्मी के प्रवक्ता के अनुसार ईश निंदा के कथित आरोपों के लिए उत्सव मंडल पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उत्सव को तालिबानी सजा देने वाले हमलावरों पर क्या कार्रवाई की जा रही है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई। इस शो में आने से पहले जब मैं एक खबर को समझ रहा था, पढ़ रहा था, तो मैंने गूगल पर रिसर्च किया कि अभी तक जो हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस हुआ है बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाए जाने के बाद, उसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई। मैं चाहूंगा कि यह रिसर्च आप भी करिए, और अगर कुछ निकले तो आप हमें ट्वीट करके बताइए, क्योंकि कुछ निकलने वाला नहीं। खैर, अब यहां अंतरिम सरकार की भूमिका पर संदेह, उसकी बात करते हैं, क्योंकि उत्सव मंडल पर यह हमला मोहम्मद यूनुस के उस बयान के कुछ घंटे बाद हुआ जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का सारा ठीकरा मीडिया पर ही फोड़ दिया था। मोहम्मद यूनुस ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में क्या कहा था? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले सांप्रदायिक नहीं है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले राजनीतिक उथल पुथल का नतीजा है, क्योंकि ऐसी धारणा है कि ज्यादातर हिंदू अपदस्थ हो चुकी अवामी लीग सरकार का समर्थन करते थे, और इन हमलों को भारतीय मीडिया बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। सवाल यह है कि अगर केयर टेकर गवर्नमेंट, अगर केयर टेकर सत्ता मोहम्मद यूनुस के हाथ में है, तो फिर इनको बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? सोचिए। सवाल यह है कि मोहम्मद यूनुस को किस वजह से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले सांप्रदायिक नहीं लगते? अगर एक सेकंड के लिए हम बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमले को राजनीतिक उथल पुथल का नतीजा भी मान लें, तो सवाल है कि आखिर कब तक चलता रहेगा ये सब, और इन हमलों को रोकने की जिम्मेदारी किसकी? क्या मोहम्मद यूनुस इस जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ रहे? हमने आपको इसी तरह की कई खबरें कुछ समय पहले पाकिस्तान की भी दिखाई थी। पाकिस्तान में इसी तरह से ईश निंदा के आरोप में थाने से खींचकर लोगों की हत्याएं की गई थी। इसी साल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब जिले में एक व्यक्ति को थाने से बाहर खींचकर मार डाला गया था, उसके शव को जला दिया गया था। अब ऐसा ही खौफनाक मंजर, सिलसिला
वाकया बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद चल पड़ा। बांग्लादेश में ईश निंदा के लिए कैद और जुर्माने की सजा का कानून है। बांग्लादेश में ईश निंदा के आरोप साबित होने पर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। यानी उत्सव मंडल अगर भीड़ के हमलों से बच भी गया है तो मानकर चलिए कि उसे अगले 7 साल डर और दहशत में जेल में बिताने पड़ेंगे। और हिंदुओं से तालिबानी स्टाइल में बर्बरता की यह सिर्फ एकमात्र घटना नहीं है। बीते अगस्त महीने में बांग्लादेश नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस ने जानकारी दी थी कि शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद से अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को 48 जिलों में 278 स्थानों पर हमलों और धमकियों का सामना करना पड़ा। नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस ने इसमें हिंदू धर्म पर हमला करार दिया। अभी एक दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था सेंटर फॉर डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म एंड ह्यूमन राइट्स ने बांग्लादेश में 92 पेजेस की एक विस्तृत रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया है कि बांग्लादेश के 52 जिलों में करीब एक महीने में ही हिंदुओं पर लक्षित हिंसा के 205 से अधिक मामले पता चले। इस रिपोर्ट में 5 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक यानी सिर्फ 5 दिनों में ही अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ दिल दहला देने वाली 110 घटनाओं का भी जिक्र है। इनमें सामूहिक दुष्कर्म, हत्या, संपत्तियों पर कब्जा और लूट, मंदिरों और घरों पर हमले, हिंदू बहुल गांवों के बहिष्कार के मामले शामिल। इतना ही नहीं, तख्ता पलट के बाद से अब तक बांग्लादेश में 49 हिंदू अध्यापकों और नौकरी पेशा लोगों को जबरन त्याग पत्र के लिए मजबूर किया गया है। चिंता की बात जानते हैं आप क्या है? यूएन ने इस पर बोला, लेकिन अमेरिका खामोश है। वो अमेरिका जिसके लिए कहा जाता है कि वो हमेशा से बीएनपी का समर्थक रहा है, वो बीएनपी जिसके राज में एक जमाने में हिंदुओं पर ज्यादा अत्याचार होते थे। अमेरिका के लिए खुद ब्रह्मा चेलानी ने कहा है कि वो चाहता ही नहीं था कि बांग्लादेश का गठन भी हो। जियो स्ट्रैटेजिक ब्रह्मा चेलानी, याद होगा आपको उन्होंने क्या कहा। अब आप वहां की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की बात पर फिर से गौर कीजिए और सोचिए कि क्या वो सच बोल रहे हैं कि हिंदुओं पर यह हमले सांप्रदायिक नहीं है, यह हमले राजनीतिक उथल पुथल का नतीजा है। फिक्र के लेंस से बांग्लादेशी हिंदुओं का हाल देखने से पता चलता है कि बांग्लादेश की सरकार असल में भ्रम फैला रही है। कड़वा सच यह है कि बांग्लादेश कट्टर पाकिस्तान बनने की राह पर है, जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं से वैसा ही क्रूर बर्ताव हो रहा है जैसा सिंध में होता आया है, बलूचिस्तान में होता आया है, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में होता आया। बांग्लादेश में हिंदुओं के बाद फिक्र आपकी में बात देश के मुसलमानों की करते हैं, जिनकी राय के साथ क्यूआर कोड वाला खेल चल रहा है। यह क्यूआर कोड वक्फ बिल से जुड़ा हुआ है। इसके जरिए देश के मुसलमानों से राय ली जा रही है कि वक्फ संशोधन बिल लाया जाना चाहिए या नहीं। इस सर्वे की शुरुआत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से की गई है, लेकिन इसमें खेल कहां पर है, इस पर फिक्र आपकी में हम आपको डेमो भी करके दिखाएंगे। पर पहले यह पूरी खबर समझ लेते हैं। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल पर मुस्लिमों की राय के लिए एक क्यूआर कोड जारी किया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो इस क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद वक्फ बिल पर खुलकर अपनी राय दें। लेकिन दिलचस्प बात, सिचुएशन में ट्विस्ट क्या है, वो ये है कि जब इस क्यूआर कोड को स्कैन किया जाता है तो इसमें पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विचार लिखा हुआ आता है। यानी आपको डायरेक्ट किया जा रहा है, आपसे पूछा नहीं जा रहा है। यह विचार वक्फ बिल के विरोध को लेकर है, यानी पहले यह ओपिनियनेटेड है और इसे पहले से ही राय वाले ईमेल में फीड कर दिया गया है। इसके बाद लोगों के लिए राय देने का विकल्प भी है। इसमें पेच यह है कि जब कोई भी आम व्यक्ति राय देने के लिए इसे आगे भेजेगा तो ईमेल आईडी तो उसी की जाएगी, लेकिन राय ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जाएगी, जो वक्फ बिल के विरोध में है। हालांकि इस मैसेज को एडिट करने का विकल्प भी दिया गया है, यानी अगर लोग चाहें तो पहले से लिखे पूरे मैसेज को डिलीट करने के बाद अपनी राय लिख सकते हैं। लेकिन कितने लोग ऐसा करेंगे? कितने लोग इतना टाइम निकालेंगे? इसके बाद जो सर्वे वाला ईमेल भेजा जा रहा है उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक पेज है। वो उस जेपीसी को जाता है जिसके पास वक्फ संशोधन बिल का यह विषय है, जबकि इसकी एक कॉपी वक्फ संशोधन को लेकर बनाई गई ईमेल आईडी पर भी जाती है। अब इस ईमेल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्या मैसेज है और क्यूआर कोड वाला एजेंडा क्या है, हम आपको पहले एक डेमो के जरिए समझाते हैं। इस तरह का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक क्यूआर कोड दिया गया है। अब
इस क्यूआर कोड पे अगर आप जाते हैं तो क्या नजर आता है, ये देखिए क्यूआर कोड मैंने स्कैन किया, उसके बाद ये क्यूआर कोड मुझे यहां पर लेकर जा रहा है। इसको आप उर्दू में देख रहे हैं तो मैं इसको हिंदी में कर लेता हूं। अब ये पेज एक यहां पर खुल जाता है। इसके जरिए ये बताया जा रहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति को आप अपनी प्रतिक्रिया यहां से दे सकते हैं। अब कैसे देना है, इसके लिए आपको अपना जीमेल खोलना होगा। ओपन जीमेल का लिंक मैं ओपन कर दे रहा हूं। इसके बाद जीमेल की तरफ ये लिंक आपको ले जाता है। अब ये खुल गया मेरा जीमेल। अब यहां पर एक मैसेज जो है वो बाय डिफॉल्ट जो आ रहा है वो क्या है, ये जरा मैं आपको पढ़ के बता दूं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पूर्ण रूप से अस्वीकरणीय है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये लिखा हुआ है इसमें। माननीय संसदीय समिति के सदस्यगण, मैं वक्फ संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध करता हूं। ये विधेयक मौलिक अधिकारों, इस्लामी चैरिटी कानूनों और स्थापित न्यायिक सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। साथ ही इसमें महत्वपूर्ण परिचालन अक्षमताएं भी हैं। यदि यह विधेयक पारित होता है तो अधिकतम वक्फ संपत्तियों का नियंत्रण सरकार के हाथों में चला जाएगा। इन संपत्तियों को पुनर्वर्गीकृत और पुनर्निर्धारित करके घटा दिया जाएगा और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक अपारदर्शी, पक्षपाती और अक्षम संरचना स्थापित की जाएगी। ऐसा कानून संविधान में नागरिकों के विश्वास को कमजोर करता है। मैं आपसे इस विधेयक को तुरंत रद्द करने का अनुरोध करता हूं। ये राय यहां पर लिखी हुई आ रही है, यानी बाय डिफॉल्ट ये राय लिखी हुई आ रही है। अब जो कोई भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करके जीमेल पर वक्फ संशोधन विधेयक पर अपनी राय दे रहा है, उसको ये मैसेज लिखा लिखाया मिल रहा है। यानी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की राय है वही आपकी राय बनकर संसदीय समिति के पास पहुंच जाएगी। यानी अगर आप गौर करेंगे तो आपको एक सामान्य सर्वे और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सर्वे में एक बल्कि कई फर्क नजर आएंगे। जैसे सामान्य सर्वे में सीधे लोगों से राय ली जाती है, एक ओपिनियन मांगा जाता है, उनसे पूछा जाता है हां या ना या क्या आप कहना चाहते हैं। जबकि वक्फ बिल वाले सर्वे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मैसेज पहले से ही लिखा हुआ है, यानी कि आपको पहले से ही वो डायरेक्ट कर रहा है, वो पूछने के साथ साथ आपको बता भी रहा है। किसी सामान्य सर्वे में विरोध करना है या समर्थन करना है ये लोग खुद तय करते हैं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस सर्वे में विरोध वाला विचार पहले से लिखकर दे दिया गया। किसी आम सर्वे में लोगों को हां या ना का विकल्प दिया जाता है, लेकिन इस सर्वे में क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद सीधे ईमेल भेजने का विकल्प है, जिससे यह बात सीधे जेपीसी तक पहुंच जाएगी कि देश के ज्यादातर मुसलमान वक्फ संशोधन बिल नहीं चाहते। इस सर्वे पर मुस्लिम समुदाय के लोग क्या कहते हैं, इस पर हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट वाली रील दिखाते हैं। क्यूआर कोड जारी किया है जिसके के जरिए से आवाम को बहुत आसानी हो रही है अपनी बात वहां तक पहुंचाने के लिए। तो इस सिलसिले में आज पूरे मुल्क भर में पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है कि जुमे की नमाज में तमाम इमाम हजरात जो भी ये मुहिम है उस पर रोशनी डालें और मसाजिद के बाहर ये क्यूआर कोड लगा करके आवाम को इसके लिए तैयार करें कि लोग इसके ज़रिए से अपनी राय जेपीसी तक भेजें। तो पूरे मुल्क में जुमे की नमाज के बाद इस पर्सनल बोर्ड ने क्यूआर कोड का एक एहतमाम किया है कि मुसलमान अपने कैमरे से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी राय दें। पूरा जो वक्फ एक्ट का मंशा बनी हुई थी पहले उसे पूरे उसके उलट है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ मेरी राय में सही है, जो इन्होंने मेल भेजा है वो एकदम ठीक है। वैसे जिस वक्फ संशोधन बिल पर मुसलमानों का सबसे बड़ा सर्वे कराया जा रहा है उस पर आज संयुक्त संसदीय समिति की चौथी बैठक हुई है। अब तक की 3 मीटिंग में क्या क्या निकलकर सामने आया है, इसकी भी फिक्र वाली फाइल हमने आपके लिए तैयार की है। देखिए, ध्यान से देखिएगा। जेपीसी की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी। इसकी शुरुआत विपक्षी और सत्ताधारी दल के कुछ सांसदों की तीखी बहस के साथ हुई थी। इस बहस का विषय यह था कि असल में वक्फ बोर्ड पर कानून की जरूरत है या नहीं है।
मीटिंग में यह भी तय हुआ था कि इस विषय पर मुस्लिम पक्षों को और लोगों की राय लेना जरूरी। इसके बाद दूसरी बैठक 30 अगस्त को हुई। 8 घंटे तक चली इस बैठक में कई मुस्लिम पक्षों के विचार सुने गए और उनकी ओर से यह कहा गया कि वक्फ बिल का विषय धार्मिक आस्था और व्यवहार का मामला। फिर तीसरी मीटिंग 5 सितंबर यानी गुरुवार को हुई, जिसमें उन विभागों और मंत्रालयों ने अपना पक्ष रखा जिनका वक्फ के साथ जमीन का विवाद है। इस मीटिंग में रेलवे बोर्ड की ओर से बताया गया कि 7 बड़ी संपत्तियां हैं जिन पर वक्फ बोर्ड से विवाद चल रहा है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने जानकारी दी कि 8 संपत्तियों पर वक्फ के साथ जमीन विवाद है। इसके अलावा शहरी विकास मंत्रालय की ओर से बताया गया कि दिल्ली में डीडीए और वक्फ में 138 संपत्ति पर विवाद है। इस बीच बीजेपी के कई नेता कह रहे हैं कि वक्फ की दादागिरी बंद होनी चाहिए, जबकि विपक्ष इसके विरोध में। हमारी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर से बात करें, बाहर भी दिल्ली से निकल करके राज्यों में जा कर के, क्योंकि सरकार ने अगर जेपीसी को रेफ़र किया है तो हमारा उद्देश्य ये है कि एक ऐसा बिल लेकर के आएँ जो वक्फ का जो पर्पज है, चाहे रिलीजियस हो, चाहे पॉयस हो, चाहे चैरिटेबल हो, उसका गरीबों को, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं को, खवातीन को, बच्चों को एजुकेशन हेल्थ के लिए मिल सके। हम लोगों को टाइम दिया गया है कि अगले सेशन तक हम इस कमेटी का रिपोर्ट सबमिट करें पार्लियामेंट को। अब देखते हैं कि कितना हो पाएगा या नहीं, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग मेमोरेंडम्स दिए हैं। उन सारे मेमोरेंडम्स को एग्जामिन करना, उसका ऊपर नोट बनाना, फिर उसके ऊपर डिस्कशन करना, डिस्कशन करने के बाद में फिर रिपोर्ट बनेगा। वक्फ बोर्ड जो है ये एक तरह से कांग्रेस की सरकार ने अपने कार्यकाल में जमीन हड़पने का सर्टिफिकेट दे दिया। कर्नाटक के एक गांव के किसानों का जमीन हड़प लिया, कहा पूरी जमीन हमारी है। तो ये वक्फ बोर्ड की दादागिरी खत्म होनी चाहिए। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। अब विक्र की चुनावी फाइल खोलते हैं, जिसको आज हम पॉलिटिकल ट्रेन की यात्रा से आपको समझाएंगे। पॉलिटिकल ट्रेन, एब्सोल्युटली, क्योंकि ये पॉलिटिकल ट्रेन कहां कहां जा रही है हम आपको साथ लेकर जाएंगे। देयर इट इज, वेल डन। ये देखिए पॉलिटिकल ट्रेन के कितने चुनावी स्टॉपेज हैं आपको ये बताते हैं। ध्यान से देखिए, इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज हरियाणा है, जिसकी झलक दिल्ली से दिखी। आज कुश्ती चैंपियन विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने विधिवत कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। अब वो किसको चुनावी रण में चित करेंगे ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, या फिर चुनावी रण में उतरेंगे भी कि नहीं उतरेंगे, कौन उतरेगा कौन नहीं उतरेगा। इस ट्रेन का दूसरा स्टॉपेज दिल्ली से 600 किलोमीटर दूर जम्मू है, जहां पर जम्मू के लोग इसको प्यार से जम्मू भी कहते हैं। जम्मू में आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। इन दोनों खबरों को हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां आतंकी अफजल पर उमर अब्दुल्ला का एक बहुत बड़ा बयान आया है। अब से थोड़ी देर पहले उमर अब्दुल्ला ने अफजल गुरु पर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि अफजल गुरु को फांसी देने से हमारा कोई मकसद हल हुआ। संसद हमले में शामिल आतंकी अफजल गुरु को 2013 में फांसी दी गई थी, तब जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे। क्या कहा उमर अब्दुल्ला ने, जरूर सुनना चाहिए। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't. क्या कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला? उनका यह कहना है कि फांसी देने से कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या कहना चाह रहे हैं? अफजल गुरु को लेकर उमर अब्दुल्ला के बयान से बीजेपी को हमला बोलने का हथियार मिल गया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि बयान से यह साबित हो गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ आतंकियों के साथ है।
एक बार फिर से इंडिया अलायंस ने बता दिया कि इंडिया अलायंस का हाथ हमेशा आतंकवादियों के साथ। जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि अफजल गुरु को फांसी की सजा देने से कोई चीज हासिल नहीं हुई, कुछ नहीं हासिल हुआ, तो क्या वो कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्णय लिया था, वही सुप्रीम कोर्ट जो संवैधानिक पीठ है, या वो कहना चाहते हैं कि यूपीए की सरकार ने गलत निर्णय लिया? एक बड़ा सवाल यह है कि अगर उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है कि उनको फांसी देने से कोई पर्पस सर्व नहीं हुआ, तो क्या वो इनडायरेक्टली इस देश की हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी के डिसीजन को लेकर सवाल उठा? इरफान कुरैशी हमारे सहयोगी इस वक्त कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इरफान, यह सवाल सबके सामने है कि उमर अब्दुल्ला ने यह बयान क्यों दिया इलेक्शन टाइम पर? इसका पॉलिटिकल फायदा उनको क्या हो सकता है? देखिए, बिल्कुल एक बहुत बड़ा बयान है और कंट्रोवर्शियल भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा से लेकर असेंबली चुनाव तक कई ऐसे कैंडिडेट सामने आ रहे हैं जो कि मुख्तलिफ आरोपों में जेलों में है। और जिस तरह आपने देखा, इंजीनियर रशीद जो कि जेल में बंद है टेरर एक्टिविटीज को लेकर, उन्होंने उमर अब्दुल्ला को नॉर्थ कश्मीर में लोकसभा में हराया। और कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला जानते हैं कि कश्मीर में इस समय सिंपैथी वोट्स जो है वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। और खास तौर पर आपको मैं बता दूं, एजाज गुरु जो अफजल गुरु के भाई है, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि वो खुद असेंबली चुनाव में हिस्सा लेने का सोच विचार कर रहे हैं और कभी भी वो घोषणा भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला ठीक नब्ज पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अफजल गुरु का मुद्दा छेड़ते ही वो स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उस समय यहाँ की सरकार से पूछा होता तो उनकी तरफ से इस तरह अफजल गुरु ठीक है इरफान के लिए वो इरफान हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उमर अब्दुल्ला को यह शायद समझना जरूरी है, IC-814 आजकल ये खबर बहुत ट्रेंड कर रही है। IC-814 जब हुआ था उसके बाद किन किन आतंकियों को छोड़ना पड़ा था और उन आतंकियों ने पूरी दुनिया में क्या कोहराम मचाया, उसके बाद उमर अब्दुल्ला को फिर से एनालाइज करना चाहिए कि अफजल गुरु को फांसी देने से कोई पर्पस सर्व हुआ या नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रभारी राम माधव ने आरोप लगाया था कुछ दिन पहले कि पूर्व आतंकी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। कल हमने इसी शो में वो बयान आपको सुनवाया था, एक बार फिर आप राम माधव का वो बयान सुनिए। जम्मू कश्मीर की जनता को हम याद दिलाएंगे कि पुराने दिनों की तरफ, पुरानी मुसीबतों की तरफ ले जाने के लिए जो मैनिफेस्टो लेकर आए हैं एनसी वाले, पीडीपी वाले और तमाम लोग जो खुलकर मिलिटेंटों का मदद लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, जो एक्स मिलिटेंट है, मैं देख रहा हूं, मेरे पास जानकारी आ रही है, खुलकर एनसी पीडीपी के कैंडिडेट के लिए कैंपेन में जुट गए हैं। यानी पुरानी बुरी हालात को वापस लेने के लिए जो पार्टियां चुनाव में उतरे हैं उनको डिफीट करना पड़ेगा। ओए, जाके से खड़ी की पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है, तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। कहीं पार्किंग यार, कहीं पे भी लगा ले। लेकिन जम्मू कश्मीर में आज एक और बहुत बड़ा फोकस है और वो फोकस है बीजेपी का मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र, घोषणा पत्र जो आज बीजेपी ने जारी कर दिया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद थे। वो दिन के दौरे पर पहुंचे हैं। वहां पर पार्टी ने इसे संकल्प पत्र का नाम दिया है। जम्मू कश्मीर के लिए पार्टी ने 25 संकल्प लिए हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र में मुख्य वादे क्या हैं, इसे देख लेते हैं। ऋषि कश्यप योजना के तहत, ऋषि कश्यप की योजना के तहत 100 मंदिरों का जीर्णोद्धार होगा। युवाओं के लिए 5 लाख नौकरी का वादा है। प्रगति शिक्षा योजना के तहत कॉलेज छात्रों को सालाना 3,000 रुपए की मदद मिलेगी। उज्ज्वला योजना का जो लाभार्थियों को हर साल 2 मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे। मां सम्मान योजना में घर की वरिष्ठ महिला को हर साल 18,000 रुपए देने का वादा है। आतंकवाद के पीड़ितों पर श्वेत पत्र जारी करने का वादा है। साथ ही कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित वापसी और पुनर्वास की योजना शुरू होगी।
बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोला। तो एक बार फिर देख लेते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र में ऐसा क्या है जिस पर हंगामा मचा। पिछले महीने की 20 तारीख को नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आया था, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12 गारंटी दी हैं, जबकि बीजेपी ने 25 संकल्प लिए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आर्टिकल 370 35A की बहाली का वादा किया है, जबकि बीजेपी ने साफ कह दिया है कि यह अब इतिहास बन चुका है और किसी कीमत पर वापस नहीं हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राजनीतिक कैदियों की रिहाई की गारंटी दी है, तो बीजेपी ने आतंकवाद पीड़ितों पर श्वेत पत्र लाने का वादा किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारत पाकिस्तान वार्ता का समर्थन किया है, जबकि अमित शाह ने कहा है कि वो टेररिस्ट हॉटस्पॉट को टूरिज्म स्पॉट बनाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की गारंटी दे रही है। बीजेपी के संकल्प पत्र में इसका जिक्र नहीं है। हालांकि बीजेपी के संकल्प पत्र में भले ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे पर कुछ नहीं लिखा है, यह मुद्दा राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब गृह मंत्री अमित शाह से इस पर सवाल हुआ तो उन्होंने इतना जरूर कहा कि चुनाव के बाद उचित समय पर पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। हुर्रियत जैसे संगठन और हुर्रियत जैसे संगठनों के नतमस्तक होती हुई सरकारें हमने देखी थी। ये 10 साल के अंदर आज धारा 370 और 35A पास्ट बन गया है, वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं, क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। मैं ऑलरेडी पार्लियामेंट के फ्लोर पर कह चुका हूं कि हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब मांग किस चीज की कर रहे हैं? जो मांग कर रहे हैं वो तो मैं मान चुका हूं पार्लियामेंट के फ्लोर पर। अगर उन्होंने स्टेटहुड का वादा किया है तो स्टेटहुड उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं रखा है? हमने नहीं देखा कि उन्होंने स्टेटहुड अपने मैनिफेस्टो में भी रखा है। उससे क्लियर हो जाता है कि उनको स्टेटहुड देने का कोई भी इरादा जम्मू और कश्मीर को नहीं है। मैं अभी भी कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, क्या इस देश में 2 राष्ट्र 2 झंडे 2 ध्वज के नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे के साथ आप सहमत हो या नहीं, वो बताइए। 370 के बारे में आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से सहमत हो या नहीं, वो बताइए। जम्मू कश्मीर से हमारी ट्रेन जो है वो वापस आ रही है अब हरियाणा। अब वहां पर जो कुछ होने वाला है उसके इंडिकेशंस जो मिल रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। ये 2 तस्वीरें आप जानते हैं, भारत का गौरव, भारत की शान, लेकिन अब कांग्रेस की पहचान। कुश्ती चैंपियन रहे बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की विधिवत राजनीति में एंट्री हो गई। ये देखिए सर, हरियाणा में उम्मीदवारों के ऐलान से ठीक पहले दोपहर 3 बजे दोनों ने विधिवत कांग्रेस का हाथ थाम लिया। पार्टी में शामिल होने से पहले वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले। आज जब विनेश और बजरंग को सदस्य बनाया गया तो राहुल गांधी विदेश दौरे। वैसे 2 दिन पहले दोनों राहुल गांधी से मिल चुके हैं, तभी यह तय हो गया था कि इनकी ज्वाइनिंग किसी भी दिन हो सकती है। आज दोनों एक साथ कांग्रेस में शामिल हुए। वैसे इसकी भूमिका पहले से तैयार हो रही थी। इसे समझने के लिए आपको हम थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं, तस्वीरों को रिवाइंड करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा अगली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं। ओलंपिक में पदक से चूकने के बाद विनेश ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। उसके बाद जब वो लौटी तो दीपेंद्र हुड्डा एक चीज उनके लिए मैनेज कर रहे थे। जब वो लौटी तो तभी से ये संकेत थे, कयास लगने लगे कि वो कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। तब दिनेश के साथ बजरंग पुनिया का नाम भी चर्चा में आ गया। मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा और आखिरकार आज ये सफर कांग्रेस दफ्तर तक पहुंच गया। अब हरियाणा के चुनावी दंगल में राहुल गांधी का ये दांव मास्टर स्ट्रोक साबित होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। ये खबर और ये तस्वीर आज दिन भर आपने देखी होगी, लेकिन अंदर की बात क्या है?
आपको शायद पता ना चल पाया हो, विनेश और बजरंग के कांग्रेस में आने के बाद कुछ सवाल भी खड़े हो गए हैं। कहा जा रहा है कि ये सब प्लान्ड राजनीति का हिस्सा है। इनका राजनीति में आना प्लान्ड था। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि खिलाड़ियों का विरोध प्रदर्शन भी प्लान्ड था। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? आपको याद होगा पिछले साल विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। ब्रजभूषण पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दिया गया था। इन तस्वीरों ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया था। अब आंदोलन की यही दो चेहरे राजनीति के दंगल में उतर गए। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि क्योंकि बीजेपी ने इनका साथ नहीं दिया, इसीलिए उनके पास कांग्रेस में जाने का विकल्प जो था वो बचा। इनके आने से हरियाणा की राजनीति में क्या बदलाव आएगा, कांग्रेस को क्या हासिल होगा, इसे जानने से पहले आप बयानबाजी की ये रील देखिए, जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि इन दोनों के राजनीति में आने को प्लान्ड क्यों कहा जा रहा है। कैसे विनेश और बजरंग कांग्रेस में आते ही बीजेपी के खिलाफ शब्द बाण चलाने लगे। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। बोल दिया था ये खड़ियंत्र कांग्रेस का है, ये खड़ियंत्र दीपेंद्र हुड्डा का है, ये खड़ियंत्र भूपेंद्र हुड्डा का है। मैंने बोल दिया था, आज देश बोलो, अब हमको बोलने की क्या जरूरत है। बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए जो आज बीजेपी की IT सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था। हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। अब इनकी एंट्री से पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा, ये चुनावी नतीजे बताएंगे। लेकिन इनकी एंट्री से स्पोर्ट्स पर इंपैक्ट पॉलिटिकल ना हो जाए, यह चिंता का विषय। अब जबकि दोनों पहलवान कांग्रेस के पॉलिटिकल रिंग में आ चुके हैं, तो कई तरीके की चर्चा चल रही है। पहले यह कहा जा रहा था कि दोनों को पार्टी चुनावी दंगल में उतारेगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आज का अपडेट यह है कि चुनाव सिर्फ विनेश फोगाट लड़ेंगी, जबकि बजरंग पुनिया को कैंपेन कमेटी में शामिल किया जाएगा और वो हरियाणा में प्रचार करेंगे। सूत्र बता रहे हैं कि बजरंग पुनिया बादली सीट चाहते थे, जहां ब्राह्मण नेता कुलदीप वत्स विधायक हैं, वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं। पार्टी उनका टिकट काटकर ब्राह्मण वोटरों को नाराज नहीं करना चाहती, इसीलिए फिलहाल सिर्फ विनेश फोगाट मैदान से उतरेंगे। सूत्रों से हमें पता चला है कि विनेश फोगाट जुलाना सीट से ताल ठोकेंगे। जुलाना उनकी ससुराल है, जिन जिले की यह सीट जाट बहुल है। पिछली बार यह सीट जेजेपी के खाते में गई थी। अब सवाल है कि हरियाणा के चुनावी दंगल में कांग्रेस ने पहलवानों पर दांव क्यों लगाया। दरअसल बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, तो कांग्रेस 10 साल के बाद राज्य में वापसी का प्लान बना रही है। विनेश और बजरंग पुनिया इसी प्लान का एक हिस्सा, एक कड़ी है। विनेश और बजरंग दोनों को जाट समुदाय और किसानों का अच्छा समर्थन हासिल है। एमएसपी के मुद्दे पर जाट और किसान बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों को खिलाड़ियों का समर्थन है। दोनों ने यौन शोषण मामले में खुलकर महिला खिलाड़ियों का साथ दिया था। ओलंपिक में पदक से चूकने के बाद विनेश ने के लिए देश भर में सेंटिमेंट था। कुश्ती चैंपियन होने की वजह से दोनों की लोकप्रियता हरियाणा में काफी ज्यादा है। विनेश की वजह से महिला वोटर के जुड़ने का भी अनुमान है। इसके अलावा विनेश और बजरंग अग्निपथ योजना के खिलाफ रहे हैं, जो कांग्रेस के कोर एजेंडा में से एक है। पार्टी को लगता है कि जो सेंटिमेंट विनेश के साथ जुड़ा है, जिस तरह उनकी लोकप्रियता है, उससे उन्हें चुनाव में फायदा जरूर हासिल होगा। इसके अलावा एक बड़ा फैक्टर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की जाति से भी जुड़ा हुआ है, जो राज्य में सबसे बड़ा वोट बैंक भी है। अब जरा ध्यान से देखिएगा एक एक फैक्ट। हरियाणा में जाट समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा 22% है। इसके बाद दलित 21%, ओबीसी 30%,
अन्य का आंकड़ा 27% है, जिसमें ब्राह्मण, पंजाबी, राजपूत और मुस्लिम आते हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों जाट समुदाय से आते हैं, जिनकी आबादी राज्य में सबसे ज्यादा है। जाट वोट बैंक हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों में से 30 सीटों पर जीत और हार तय करता है, यानी राज्य की 1/3 सीटों पर इनका दबदबा है। मतलब वोट बैंक के लिहाज से कांग्रेस के लिए विनेश बजरंग प्लान को आप विशुद्ध पॉलिटिकल प्लान भी कह सकते हैं। कांग्रेस ने इस बार के चुनाव में जाट दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे जीत की रणनीति बनाई है, जिसमें सबसे बड़ा दांव विनेश और बजरंग है। एक देश को मूवमेंट देने के लिए मैदान में आ रहे हैं, बड़ी हिम्मत देने के लिए आ रहे हैं, और ये देश की महिलाओं, युवाओं सबको प्रेरणा देने के लिए। कोई किसी में शामिल हुआ, हमें इसमें हमने क्या लेना है? अगर कोई किसी पार्टी में जाता है, हमारा कोई। बाकी मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं हमें त्याग कर देना चाहिए, और बाकी जो हमारा जो आंदोलन था, जो बहन बेटियों की लड़ाई थी, वो उसको गलत रूप ना दिया जाए। कौन किसको चित्त करता है ये तो चुनावी नतीजों में पता लगेगा, लेकिन हां, अब कुश्ती के दांव पॉलिटिकल रिंग में देखने को मिलेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कांग्रेस ने पुनिया को बड़ी जिम्मेदारी दी है। पुनिया किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने पुनिया को बड़ी जिम्मेदारी दी। पुनिया किसान और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने। और आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई है। इस बैठक में सोनिया गांधी ने हिस्सा लिया। राहुल गांधी इस मीटिंग में नहीं थे, वो पहले से तय कार्यक्रम के तहत अमेरिका गए हुए हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से पता चला है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूटने की कगार पर है। राज्य में पार्टी 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के कई नाराज नेता आप में शामिल हो सकते हैं। रविवार को आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है। वैसे कांग्रेस कह रही है कि अभी आम आदमी पार्टी पर कोई फैसला नहीं हुआ है। आप लोग गठबंधन करेंगे, अभी भी जगह है? मैं अभी नहीं कह सकता हूं, इट इज अंडर कंसिडरेशन। मैं अभी नहीं कह सकता हूं, इट इज अंडर कंसिडरेशन। लेकिन अगर इनका गठबंधन नहीं होता है तो क्या इसमें पंजाब में जो कांग्रेस है उसका फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा? सोचने वाली बात है। खैर, अब बात यूपी के बहराइच में 50 गांव पर मंडरा रही आदमखोर भेड़िए की दहशत की फिक्र है। यूपी सरकार के आदेश पर बहराइच में भेड़ियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि बहराइच के नरभक्षी भेड़िए और ज्यादा खूंखार हो गए हैं। बहराइच में एक और गांव में भेड़ियों ने फिर से एक बच्चे पर हमला किया है। जब बच्चे के दादा उसे बचाने के लिए पहुंचे तो भेड़ियों ने बच्चे के दादा पर भी हमला कर दिया, वो भी जख्मी हो गए। यानी एक तरफ जहां पुलिस और वन विभाग की टीमें भेड़ियों की तलाश में चप्पा चप्पा खंगाल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये आदमखोर भेड़िया आते हैं और हमला कर भाग जाते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल जिसका जवाब या जिसको लेकर हम आगे चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि या ये भेड़िए हैं या फिर ये कुत्ते हैं, ये हम आपको आगे बताने वाले हैं। इन भेड़ियों की तलाश में आसमान से ड्रोन निगरानी कर रहे हैं, तो जमीन पर गांव वाले भी लाठी डंडे और हथियारों के साथ गश्त कर रहे हैं। दिन हो या रात, बहराइच के दर्जनों गांव में रहने वाले लोग अपने साथ हथियार लेकर ही निकलते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कब कहां से भेड़िया जो है वो हमला करते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, बहराइच में अब शूटर्स भी गश्त कर रहे हैं। वो जंगलों और झाड़ियों के बीच आदमखोर भेड़ियों की तलाश में लगे हैं, क्योंकि भेड़ियों के लिए अब ऑपरेशन शूट एट साइट शुरू हो चुका है। नरभक्षी भेड़ियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। यानी भेड़ियों को पकड़ने के लिए भारी भरकम टीम मैदान में उतर चुकी है। भेड़िए की लोकेशन मिल रही है, लेकिन वो पल पल कई किलोमीटर तक अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। आपको बता दें, आदमखोर भेड़ियों की बहराइच के 50 गांव में दहशत है। बहराइच में ऑपरेशन शूट एट साइट शुरू कर दिया गया है। इन यानी भेड़ियों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। भेड़ियों की तलाश में 9 शूटर बहराइच पहुंच चुके हैं। बहराइच के 50 गांवों को 3 सेक्टर में बांटा गया है। हर सेक्टर में वन विभाग की 5 टीमें तैनात की गई हैं। पिछले 24 घंटे में भेड़िए ने 3 लोगों पर हमला किया है। भेड़ियों के हमले में बहराइच में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। अब 9 बच्चे और एक महिला अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 48 लोग घायल हैं। पहले आप बहराइच में भेड़ियों के आतंक पर यह रील देखिए, फिर बात करेंगे कि क्या सच में बहराइच में भेड़िए ही हमला कर रहे हैं या कोई और जानवर।
बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश में इस वक्त वन विभाग के साथ शिकारी भी लगे हुए हैं। उनको भेड़ियों को देखते ही गोली मारने का आदेश है और इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर चौथे भेड़िए को पकड़ा गया था। वन विभाग की टीम शिकारी के साथ मौजूद है, हथियार इन लोगों के पास है और ये लोग लगातार जो है वो इन भेड़ियों की तलाश में जंगल में काफी अंदर तक गए हुए थे। उम्मीद की जा रही थी कि जो भेड़िए हैं वो यहीं पर मौजूद है और हाथों में इनके आप देखेंगे कि लाठी डंडे और बंदूकें भी हैं। हाँ मिला रहा है, मिला रहा है। खेत कर इधर गए, एक बकरी भी उठा ले गया। कब? अभी अभी कहाँ से? इधर यहाँ से हाँ पास से। तो पकड़ नहीं पाए उसको? पकड़ के यहाँ थे नहीं। अच्छा। फिर दौड़ के आए। हाँ। तब तक वो जा चुका। गाड़ी के अंदर डंडे मौजूद हैं और इन्हीं के जरिए जो है उसको भेड़िए को पकड़ने की कोशिश की है। गांव वाले पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसी इलाके में बहराइच में शूटर्स इस तरीके से बंदूक लेकर के पिछले कई घंटों से जंगल के अंदर भेड़ियों की तलाश कर रहे हैं। खास तौर पर इन शूटर्स को बुलाया गया है। इनके हाथ में आप बंदूकें देख सकते हैं। कहीं नजर आया? नहीं नजर आया। नहीं अभी नहीं कहीं नजर आया। चल रहा है लगातार, कई टीवी लगी हुई हैं। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। यहाँ पे आपको हमारे स्टाफ 24 घंटे मिलेंगे, एनी टाइम कोई आके देख सकता है। अच्छा, तो अभी आप लोगों 3 अलग अलग टुकड़ियों में इस तरीके से अलग अलग जगह सारे शूटर्स हैं? जी हाँ, हर जगह जहाँ पे भी डिप्लॉयमेंट होती हो जाता। प्लीज बहराइच में थर्मल ड्रोन के जरिए रात में भी आदमखोर भेड़ियों पर नजर रखी जा रही है। आप देखिए कि वन संरक्षिका यहाँ मौके पर खुद आई हैं और रात में भेड़िए कहाँ पर छुपे हुए हैं इसको देखने के लिए थर्मल ड्रोन यहाँ पर उड़ाया जा रहा है। वन संरक्षिका यहाँ पर रेणु जी खुद मौके पर मौजूद हैं और ये वही इलाका है जहाँ पर जो भेड़िया था चौथा वाला उसको यहाँ से पकड़ा गया था। 2 भेड़िए हैं हम लोगों ने देखा, जो हमने आइडेंटिफाई किया। 6 भेड़िए थे, 6 में से 4 को पकड़ा जा चुका है। 2 और भेड़िए हैं जो हम लोग को ड्रोन्स में दिखे थे, थर्मल ड्रोन्स में, तो उनको भी पकड़ने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।